नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है और इस बदलाव के बीच में क्लाइमेट चेंज का भी असर देखने को मिल रहा है और विशेष तौर से इसका असर खेती में भी देखने को मिल रहा है। पिछले साल जिस तरह की स्थितियां थीं उसके बाद से एक बार फिर वैसी स्थिति न हो, इसकी तो हम कामना करते हैं कि पिछली बार बारिश नहीं हुई थी लेकिन इस बार अच्छी बारिश हो। और मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान जारी किया गया उसमें से ये है कि बिहार में इस बार सामान्य बारिश होगी और देश में भी सामान्य से अधिक बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। खरीफ सीजन आने वाला है और कहा जाए तो रोहिणी नक्षत्र से ही लोग धान का जो बिजड़ा होता है, जो नर्सरी होता है, किसान भाई डालना शुरू कर देते हैं। तो इन धान की खेती में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो पानी का रहता है। अगर पानी बेहतर तरीके से पौधे को मिलता रहे तो एक अच्छा उत्पादन होने की पूरी तरह से संभावनाएं होती हैं। लेकिन इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, जल का कैसे प्रबंधन हो, इन तमाम चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे और विशेष तौर से धान की खेती को लेके ही बात किया जाएगा कि कौन कौन से बीज का चयन करें, किस जैसी ज़मीन है उसके अनुसार किस तरह के बीज का चयन करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी हमें आज देंगे ICR पूर्वी अनुसंधान परिसर जो पटना में स्थित है, वहाँ उसके हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ेंगे वो हैं भूमि एवं जल प्रबंधन प्रभाग के हेड डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय सर। और सर से समझेंगे कि इस जलवायु परिवर्तन के बीच में सर एक सबसे बड़ा असर, सबसे ज़्यादा असर हम लोग को देखने को मिल रहा है या महसूस भी कर रहे हैं, वो एक है कि टेम्परेचर और दूसरा है बारिश की कमी। और इस दोनों के बीच में धान कहाँ पे है और इसको कैसे बेहतर किसान अब कर सकते हैं, या क्या कुछ आप सुझाव दे रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि धान, पान और केला तीनों पानी के चेला, अर्थात धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 किलो धान उपजाने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम कम जल में अधिक धान उपजाएं तो हम जो है वो आगे आने वाले समय में सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारे भूमि और जल ये दोनों सीमित संसाधन हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित संसाधन को देखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम कम जल से अधिक उत्पादन करें। जहाँ तक बदलते हुए क्लाइमेट का सवाल है, तो पिछले सालों से अगर हम देखें, पिछले 3 दशक से अगर हम देखें तो वर्षा में और तापमान में कहीं पर वृद्धि हो रही है और कहीं पर कमी भी हो रही है। यानी इसमें अनिश्चितता बनी हुई है, कभी वृद्धि होती है, कभी कमी होती है, कभी बाढ़ की स्थिति है, कभी सुखाड़ की स्थिति है। तो दोनों ही स्थितियों में धान की फसल प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम धान में कैसे जल प्रबंध करें, इसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी हो। मेरा ये कहना है कि धान, चूंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो कब, कैसे, कितना दें जल, कैसे बड़े दक्षता हर पल, इस जल प्रबंध पर जिसका ध्यान ज़्यादा उपजाए वही किसान। तो जल का कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है, ये 3 चीज़ें धान की खेती में जानने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। धान कब लगाना है इसके बारे में जानकारी, जैसे अगर आप घाघ की कहावत देखें तो घाघ ने कहा था कि रोहन टपके मृग तपे कुछ कुछ आद्रा जाए, कहें घाघ सुन घाघनी स्वान भात नहीं खाए। अर्थात रोहन नक्षत्र में, रोहन नक्षत्र कब होता है? 25 मई से 6 जून के बीच में। रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र 7 जून से 21 जून और आद्रा नक्षत्र 22 जून से 5 जुलाई के बीच में होता है। तो घाघ ने कहा था कि रोहन टपके, अर्थात रोहन नक्षत्र में थोड़ी बारिश हो और मृगशिरा में थोड़ा सा तपन हो और आद्रा नक्षत्र में बारिश हो
तो इतना धान होगा कि कुत्ता भी धान खाने में उकता जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि बारिश का धान के उत्पादन में बहुत अधिक महत्व होता है। और हमने आजकल भी ये महसूस किया है कि अगर बरसात का जो पैटर्न है अगर वो चेंज हो जाता है तो उससे धान का उत्पादन भी प्रभावित होता है। दूसरी एक बहुत अच्छी कहावत घा की थी कि आवत आदर ना दियो जात दियो ना हस्त, दोनों ही पछतात हैं पाहुन और गृहस्थ। अर्थात आर्द्र नक्षत्र में, इसका एक अर्थ यह है कि आर्द्र नक्षत्र में अगर ऊपर वाले ने बारिश नहीं की, और हाथिया नक्षत्र होता है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में, अगर इस बीच में ऊपर वाले ने बारिश नहीं की तो किसान पछताता है कि उसकी धान का उत्पादन कम हो जाता है। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि आते समय यदि आपने अतिथि को आदर नहीं दिया और जाते समय उससे हाथ नहीं मिलाया, चरण स्पर्श नहीं किए, तो वो अतिथि पछताता है कि अरे हम किसके घर में आ गए, इसने हमारा अनादर कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो घाघ ने लिखा था वो कहावतें अभी भी सही हैं, अभी भी सार्थक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जिस काल में, जिस कालखंड में हमारी वर्षा नहीं होती है, उस पीरियड में हम कैसे अन्य संसाधनों द्वारा, चाहे वो नहर का जल हो, चाहे वो अन्य स्रोतों का जल हो, नलकूप का जल हो, उसके द्वारा हम जो हमारी फसल है उसके जल की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। ये हमारा जो विषय होना चाहिए। सर, जल को लेके एक है बिहार में कि हम बिहार जल में संपन्न है, काफ़ी संपन्नता है और हम समृद्ध भी माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो नदियों का पानी है या जल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि बिहार में स्थितियाँ कैसी बन रही हैं जल को लेकर? बिहार में भी धीरे धीरे जल की कमी होती जा रही है। प्रति व्यक्ति तो जल की कमी हो ही रही है, साथ ही साथ जो हमारे जितने भी जलाशय हैं या जो भी हमारी पहले वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे संकुचित होती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं। उसका सीधा सा कारण यह है कि हम कुछ क्षेत्रों में जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, लेकिन जल का संभरण नहीं हो पा रहा है बरसात के कारण। तो आवश्यकता इस बात की है कि जितना हम जल का दोहन कर रहे हैं उतना ही जल का उसमें समावेश होना चाहिए, चाहे वो बरसात के थ्रू हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो। और हमारा जो पहले आहर पयन सिस्टम था यहाँ पर बिहार में बहुत अच्छा था, उसको भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक माध्यम सा था जिससे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में सोच सकते थे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज उससे होता था आहर पयन सिस्टम से, तो वो हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो कुछ एरियाज़ में हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हो चुके हैं, मतलब ग्राउंड वाटर को काफ़ी हद तक निकाला जा चुका है, तो उन ब्लॉक्स में हमें कुछ ऐसी क्रॉप्स के बारे में सोचना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। क्योंकि ये तो एक बैंक है, जैसे बैंक में पैसा जमा करेंगे तभी आप निकाल सकते हो। अगर आप लगातार बैंक से पैसा निकालते रहे तो धीरे धीरे आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही भूमि जल की बात है कि अगर भूजल में पानी अगर उसमें संचय नहीं होगा और हम बार बार निकालते ही गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि भूजल हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसलिए हमें फसलों का चुनाव पे ध्यान देना है। हमें जो बरसात का पानी है वो कैसे हमारे भूगर्भ में समाहित हो सके इसके बारे में सोचना है। और हमें आगे आने वाली पीढ़ी को एक सस्टेनेबल सलूशन देना है ताकि वो जल का दोहन ना करें और जितना जल की आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करें, तभी हम आगे विकास के बारे में सोच सकते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग लगातार अनाधुन हो रहा है। सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसे रिपोर्ट आए थे कि कई जगहों की ज़मीनें जो हैं उस लेवल की नहीं रह गई हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी शक्ति ख़त्म हो चुकी है।
तो देख रहे हैं कि बिहार में अब जो आपका हमारा जो ICR है, जो करीब करीब 7 राज्य करीब इसके अंडर में आते हैं, पूर्व यूपी का भी कुछ हिस्सा पूर्वोत्तर का क्षेत्र आता है, तो क्या सर देख रहे हैं मिट्टियों की क्या स्थिति है? मिट्टियों की स्थिति के बारे में देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो मुझे बिहार की ये लगती है कि यहाँ पर छोटे छोटे बटे हुए ज़मीन के टुकड़े हैं। एक किसान के पास लगभग ज़मीन के 5-6 टुकड़े हैं और कई लोकेशंस पर हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो किसान उस ज़मीन में कोई भी चीज़ व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप नहीं कर पाता है। अगर वो लैंड कंसोलिडेशन होता, अगर चकबंदी होती, एक जगह ज़मीन होती, तो वो किसान अपनी ज़मीन का सही तरीके से देखभाल कर सकता था, सही तरीके से उसका प्रबंधन कर सकता था। लेकिन अभी चूंकि उसकी ज़मीन के टुकड़े हैं, तो वो कहाँ पर ट्यूबवेल के बारे में सोचे, कहाँ पर स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन के बारे में सोचे, कहाँ पर कैसे ट्रैक्टर और दूसरे इक्विपमेंट्स इम्प्लीमेंट्स चलाए, तो ये उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही सबसे बड़ा गरीबी के कारण भी है, क्योंकि बिहार में छोटे और मझोले और सीमांत किसान ज़्यादा हैं और बड़े किसान बहुत कम रह गए हैं। और बड़े किसान हैं वो किसानी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लेबर नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कृषि का भविष्य बिहार में बहुत उज्जवल दिखाई नहीं देता है। और जहाँ तक मिट्टी की बात है, मिट्टी में भी रासायनिक उर्वरकों का इतना अधिक उपयोग हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन होता है, उसकी कमी हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें असंतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है। जैसे लोग यूरिया बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटास इसका उपयोग कम करते हैं। हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। यूरिया का, फास्फोरस का, पोटास का, हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। अगर केवल आप यूरिया का ही उपयोग करेंगे और फास्फोरस और पोटास की कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि यूरिया का सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो 15 से 20% ही पौधा लेता है, बाकी सब उसका व्यर्थ में क्षय होता है। चाहे वो भूगर्भ जल में समाहित हो जाए, चाहे वो बाष्पीकरण उसका हो जाए, चाहे वो पानी बह के चला जाए, तो जो नीचे चला जाता है वो उसको ग्राउंड वाटर में जो मिल गया, उसको पानी को पीने से लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि पौधा तो सिर्फ 15 से 20% ले रहा है, बाकी तो वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का आहार करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो उससे हमारी समस्याएं और बढ़ रही हैं। इसलिए समस्याओं को कम करने के लिए, कैंसर या हमारी हेल्थ खराब ना हो, आवश्यकता इस बात की है कि हम जो हैं वो एक संतुलित मात्रा में उर्वरकों का व्यवहार करें। मतलब मात्रा और गुणवत्ता, जो मैंने बताया ना, समयबद्धता, मात्रा, गुणवत्ता और प्रबंधन, ये 4 चीज़ें कृषि में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो बीज, खाद, पोषक तत्व, कीटनाशक दवाएं कुछ भी हों, हमें एक संतुलित मात्रा में उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर आपका किसान तक से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर उपाध्याय सर, और जिन्होंने पूरी जानकारी बताई कि जल प्रबंधन से लेके भूमि और साथ ही साथ जो घाट की जो कहावतें हैं उसके जरिए कि खेती में कितना महत्वपूर्ण उनकी कहावतें रही, और आज के युवाओं को उनकी कविताओं, उनकी कहावतों को पढ़ना होगा, और ताकि जो चीज़ें हैं, खेती की जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो स्थितियां, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चिंताएं बढ़ रही हैं, जल स्तर में कमी आ रही हैं, साथ ही साथ अनाधून रासायनिक खादों के उपयोग से जो मिट्टी की शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, वो खत्म होती जा रही है। तो ये चीज़ें न हों, आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य बने खेती में भी, और जब हमारी आने वाली पीढ़ी को जब हम अपनी एक ज़मीन दें तो एक उपजाऊ ज़मीन दें, न कि बंजर ज़मीन दें। तो इसके लिए अभी से हम लोग को तैयारी करना होगा, और हो सके तो विशेष तौर से जो हमारे ऑर्गेनिक खाद, ये तमाम चीज़ें हैं, इसका उपयोग करिए और कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।